पिछले क्लास में पढ़ाया था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को केमिस्ट्री में सिंबल दिया गया है Z। और एटॉमिक मास को सिंबल दिया गया है कैपिटल A, है ना। तो Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट में होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उस एलिमेंट में होते हैं। Atomic number is equals to number of electrons is equals to number of protons। यही एक कारण है जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम बना होता है किन चीजों से? तीन चीजों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास होता है, वजन होता है। प्रोटॉन एक पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज होता है और जिस तरह का चार्ज होता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन पे जिस तरह का चार्ज होता है उसके ऑपोजिट नेचर का चार्ज इस पे होता है, इसलिए इसको हम नेगेटिव नाम दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब अगर किसी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जितने नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं यानी उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज बोथ विल बैलेंस ईच अदर। नेगेटिव, जितना नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे? बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को। तो इसलिए एटम को क्या कहा जाता है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, ये तो हो गया एटॉमिक नंबर और एटम के नेचर के बारे में। जब बात आती है एटॉमिक मास, तो इलेक्ट्रॉन का याद करो, मास होता था मीलियन, यानी बहुत कम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, 10 to the power minus 31 kg, बहुत बहुत कम। तो इसलिए इसका मास ना के बराबर मान लेते। और प्रोटॉन का मास कितना था? मास ऑफ प्रोटॉन लिखवा रखा था कॉपी में, 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम से। जब किलोग्राम में जाएंगे तो 1.647 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम से जाएगा। तो ये 10 to the power minus 31 में है और ये 10 to the power minus 27 में है। तो है इसका भी मास बहुत कम, 10 to the power minus 27 बहुत छोटा नंबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ये 3 1 4 0 का मतलब 10,000 ना। तो 10,000 गुना ये क्या है? भारी। कौन? प्रोटॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए प्रोटॉन के मास को कंसीडर किया जाता है। और न्यूट्रॉन का मास भी मेरे ख्याल से इतना ही था, सेम। तो इसलिए न्यूट्रॉन के मास को भी कंसीडर किया जाता है। तो जब मास की बात आती है, जब हम लोग मास को याद करते हैं एटम के, तो हम क्या कर लेते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस number of neutrons
दोनों को ऐड कर दें। एक एटम में एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों को ऐड करने पे, सम अप करने पे जो आता है नंबर, वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। जैसे ले लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? 0, क्योंकि उसका एटॉमिक मास भी कितना है? 1। तो जब उसका एटॉमिक मास 1 है तो मतलब उसमें प्रोटॉन कितना है? 1। अब न्यूट्रॉन, इसका मतलब क्या रहा होगा? 0, क्योंकि फाइनल वैल्यू भी तो उसकी 1 है, तभी तो 1 आ पाएगा। तो न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन है। लेकिन जब हम ले लेते हैं हीलियम, हीलियम तो एटॉमिक नंबर क्या है हीलियम का? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब बात आती है मास की, तो प्रोटॉन तो उसमें 2 है, न्यूट्रॉन उसमें कितने हैं? 2। और 2 + 2 मिल करके हीलियम का एटॉमिक मास हो जाता है 4। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। इसलिए आपको 1 to 20 एलिमेंट तक के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए, तभी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। एटम का बेसिक स्ट्रक्चर मालूम है? जब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा तो फाइनल जो एटॉमिक मॉडल नील बोर का रिप्रेजेंट किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि एटम में एक सेंट्रल पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, है कि नहीं? एटम में एक सेंट्रल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन। सिर्फ प्रोटॉन? न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे आ जाएंगे भाई? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, एकदम टाइटली हेड टुगेदर, और एक सेंट्रल पार्ट बनाते हैं एटम का, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। इसमें सारे प्रोटॉन पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अराउंड घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं। है ना? और क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में होते हैं? नहीं। यही सवाल रदरफोर्ड से पूछा गया था, वो नहीं बता पाए। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको टेक्निकली शेल कहा जाता है ना? तो अलग अलग शेल होते हैं जिनका नेमिंग के से स्टार्ट, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, है ना? इस तरह से इनकी नेमिंग की गई। तो ये जो शेल है, ये जो पाथ है, ये आप लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिर भी अभी बता दे रहा हूं, ये एक तरह का एनर्जी लेवल होता है, ठीक? और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरह का खुद अपने आप में एनर्जी पार्टिकल होता है जिसके पास एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी के हिसाब से अपने एनर्जी लेवल में बैठे होते हैं। तो इस एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है। एक लेवल है, उतनी ही एनर्जी उसमें आ सकती है, और ये एनर्जी पार्टिकल्स हैं। तो ये और ये मिलकर के कुछ एनर्जी हो जाएगी, वो एनर्जी इस पाथ में रह सकती है।
उससे ज्यादा भी नहीं रह पाएंगे ना उससे कम रह सकते हैं, ज्यादा नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बोला गया कि 2 रहते हैं। नेक्स्ट सेल में ये कैपेसिटी बढ़ के 8 हो जाती है और उसके नेक्स्ट सेल में 18 हो जाती है। तो इस तरह से कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। 2, 8, 18, 36, then 54, 32 एंड सो ऑन। और इनको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला भी दिया गया है 2n², यानी n की जगह नंबर ऑफ शेल रख दो तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं पता चल जाएगा। तो n की जगह अगर 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर 1 into 2 तो पहले शेल में कितना जाएगा 2। n की जगह 2 रख दिया 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 तो अगले शेल में 8। n की जगह 3 रख दिया 3 का स्क्वायर 9 2 ज़ा 18 तो अगले शेल में 4 रख दिया 4 का स्क्वायर 16 2 ज़ा 30। इस तरह से होता चलेगा है। तो ये चीज है। तो ये जो है इसी को बोर-बरी स्कीम कहा गया है। बोर-बरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो इलेक्ट्रॉन को बांटा जा रहा है अलग अलग शेल्स में, इसको नील बोर और एक और साइंटिस्ट जिनका टाइटल है बरी, तो ये नील बोर और बरी दोनों का मिला करके एक एटॉमिक मॉडल था और उनके इस मेथडोलॉजी को अपना करके इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो लिखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स according to Bohr-Bari scheme. Bohr-Bari scheme. तो पहला है the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is given by the formula 2n square, where n is the number of shell. N is the number of shell. Second point. First, the inner shells are filled. Shells are filled. Then we move to the outer shell. तो कहने का मतलब कि पहले जो इनर मोस्ट शेल होगा उसमें हम कंप्लीट फिलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट शेल में बढ़ेंगे। अगर हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले में 1 भर दिया उसके बाद अगले वाले में 8 रख दिया, ऐसा नहीं। पहले में हम कंप्लीट फिलिंग करेंगे 2,
उसके बाद जो बचे 7 वो अगले वाले शेल में जाएंगे। तो एक शेल कंप्लीट होने के बाद ही आप नेक्स्ट शेल पे जाओगे। थर्ड लिखना, आउटर मोस्ट शेल, outermost shell cannot accommodate more than 8 electrons. Outermost shell cannot accommodate more than 8 electrons. अब इसका एप्लीकेशन आपको ऐसे दिखेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और वो एटॉमिक नंबर 20 किसका है? कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर हम सोचेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पहले में चला गया, 8 नेक्स्ट में चला गया, 2 8 बचा निकल गया, तो बचा कितना? 10। तो अगले में कोई 10 रख सकता है, बट ऐसा नहीं करोगे, इट विल बी रॉन्ग। क्योंकि बोला अभी ना बोरबरी स्कीम में कि लास्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये लास्ट शेल हो गया, तो इसमें 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 8 और थर्ड में रख लेता है 8, फोर्थ में रख देता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में इसके 2 8 8 2 मिलता है, ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 2। अब इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या फायदा होगा कैल्शियम को, ये भी देख लो। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स रखता तो उसको वो शेल पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते और तब वो क्या बनता? स्टेबल बन जाता। स्टेबल बन जाता। भाई क्या है, जितने एलिमेंट्स हैं ये सब का टारगेट क्या है? स्टेबल होना। जैसे जिंदगी में इंसान को क्या होना है? स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, जिसमें एक अच्छी सैलरी होनी चाहिए। अच्छी सैलरी आ रही तो आप स्टेबल हो, है ना। उसके बाद आप जो है अच्छी छोकरी पकड़ सकते हैं, शादी रचा सकते हैं, अच्छे अच्छे नन्हे मुन्ने हो जाएंगे, परिवार बढ़िया चलता रहेगा मस्त। बेटा बोलेगा एप्पल चाहिए, एप्पल ला दोगे, तो वो स्टेबल इंसान होता है, वो इंसान स्टेबल इंसान होता है। तो वो हम मान सकते हैं, जैसे मान लो टाटा बिरला अंबानी, है ना। टाटा बिरला अंबानी भाई सब कुछ है, संपन्न इंसान है। तो वो लोग कौन है? एलिमेंट्स के केस में वो लोग हैं नोबल गैसेस, वो लोग हैं नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, अनोनॉक्टियम, ये सब जो है ये नोबल गैसेस है, बिकॉज इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर तुम्हारे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो तुम स्टेबल हो। तो भगवान ने इनको इतने इलेक्ट्रॉन देकर के भेजे हैं कि अपने लास्ट में 8 रख पाते हैं और स्टेबल बन जाते हैं। तो ये उनको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। लेकिन ये जो गरीब जनता है इनको तो नहीं मिला है ना, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की आइदर कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, अपने आप को उनके जैसा बनाने के लिए आम लैंग्वेज में इंसान लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, है ना, मनी का, बिजनेस का, ट्रांजैक्शंस का, और फिर एक दूसरे को और क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। तो उसी तरह से ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनको भी उनके जैसा बनना है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करके अपने आप को उनके जैसा बनाना चाहते हैं। तो अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको पाना मुश्किल पड़ेगा। कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन इज अ ह्यूज नंबर, और इस तरह से बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्टेबल जल्दी नहीं हो पाएगा। इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फायदा क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में,
जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा करके डोनेट कर देगा। और फिर इसके पिछले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट रूल से ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए ये ऐसा करता है, स्टेबिलिटी के लिए ये ऐसा करता है। वो दोनों चीजें वो शेयरिंग करता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। ना वो कंप्लीटली किसी को 4 देगा ना कंप्लीटली 4 किसी से लेगा। वहां पे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बॉन्ड जो बनते हैं वो बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट। तो कोवैलेंट में शेयरिंग होती है, तो वो 4 एलिमेंट्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। मान लो उसके पास 4 हाइड्रोजन आ गए, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 साइड से, 2 ऊपर नीचे से, 4 इलेक्ट्रॉन उसको उन हाइड्रोजन से मिल जाएंगे। और कार्बन के पास खुद के 4 हैं, तो 4 + 4 8 हो गए। तो CH4 एक कंपाउंड बन जाता है, मीथेन, है ना। तो इसलिए कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने लगता है। तो ऐसे एलिमेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो सभी एलिमेंट्स के लिए आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए सिर्फ एक्सेप्शन है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है। आउटर मोस्ट शेल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एप्लीकेबल, बिकॉज ये बहुत छोटे एटम्स होते हैं। तो इनके हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक और मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 की ही नीड होती है, तो वो 2 पा करके ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये चीज होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो जरा। 19 है, 2 8 10 हो गए, बचे 9 को वो रख नहीं सकता, तो 9 को वो रख नहीं सकता क्योंकि वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 2 8 8 1 ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। तो 20 अराउंड जो आपको दिखेंगे वो कॉन्फ़िगरेशंस जो है वहां पे थोड़ी डिफरेंट होगी, तो वहां पे हमको ध्यान देना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।